कीजिएगा कि स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके। Hello, good afternoon. हेलो। हाय कैसी? एवरीवन। Hi. Madhu ji just wanted to know कि बाकी और others are also allowed to join जो GSU के members नहीं है उनको भी लिंक भेज सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। भेज दीजिए, सब Okay. अलाउ, Yeah, thank you. आपके फ्रेंड्स वगैरह सब। Bare nutrientless embryos require fungi to thrive. In cultivation, it needs some extra help. हाँ सुनीता। Sterilize the seed हाँ हाँ for a final rinse. Since we हाँ can't बेचती बेचती। these seeds need something a little bit extra to germinate. To help compensate, the seeds are sown on this black gel matrix containing all sorts of salts, nutrients, and other vitamins. After some time, they germinate in these fuzzy proteins before going under light to continue development. The light helps to induce growth, and after a little while, this is what they look like. At this point, it's time for a replay. After cleaning the tools, it's back into the laminate flow to go. This part requires some very gentle hand. Time to grab those seeds and move them flask. See one mother flask contains literally thousands of seeds. A replay is performed to give each seedling a little bit more space to grow and develop its potential. After many more months, this is what they look like. Good evening, Madhuji. गुड इवनिंग। Good evening. You're Good looking beautiful as always. नमस्ते अनिता जी, Hey, namaste. आप आई है, हमें बहुत अच्छा लगा। Arey, I'm privileged to be here. Ma'am, we can start with the slides. Yes. Okay, so good evening, everybody. Lovely. There are almost 19 people here in this session, and another wonderful storytelling session this time with Madhu. Madhu comes up with beautiful ideas, very different, and she takes so much of trouble to do it. In case you guys are here to watch this, trust me, you're in for a treat. I mean, she really works hard behind the scenes to get this going for you guys. So
sit back, relax, and enjoy this beautiful session that she has arranged for you all. Yeah. Wow, some lovely people. First time I'm seeing Asha, who's going to be here. Nice, nice, beautiful. I'm looking forward. Please take it ahead. प्रिय श्रोतागणों और आदरणीय अनीता जी, आज मैं जीएसयू के मंच से आपको अपनी बहनों द्वारा उनके जीवन की सच्ची घटनाएं सुनवाऊंगी। हम सब मिलकर किस्सा गोई करेंगे। जब 6-7 लोग बैठ के मिल बांट के बातों को शेयर करते हैं, घटनाओं को, कहानियों को कहते हैं, उसको हमारे उत्तर प्रदेश में किस्सा गोई कहा जाता है। रिविजिटेड फिल्म, डांस, कविता के माध्यम से हम सब प्रोफेसर अर्चना बहन को अच्छी तरह से जानते हैं। आइए अर्चना जी, आप अपनी बात हमसे शेयर करिए। आइए। नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपना कुछ सच्चा स्मरण बता रही हूँ, जो मेरे को याद है और अभी तक मेरे को होता है। और मैंने उसके लिए आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने कभी अपना आफ्टर 58 मैंने अपने को सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में रहूंगी और मेरे को कुछ प्लान करना चाहिए। हुआ ये कि 1997 में मैं बीकानेर गई थी। 1996 में 1997 में मेरे यहाँ एक एलडीसी था, हु वाज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो ऐसी मेरी एक कुलीग ने बताया, तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ये बहुत अच्छा देखते हैं, और मैंने भी उन्हें अपना बताया। उन्होंने मेरी जन्म पत्री बता के, और मेरे 2014 में अप्रैल में से लेके उन्होंने मेरा अप्रैल में ऐसे रेड मार्क लगा दिया। मैंने कहा ये क्यों लगाया है? कहते मैडम इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, और अगर आप बच गई तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं है। अब 2014 आया, और जब 2014 आया तो मैंने मार्च में कहा, मैंने कहा आचार्य जी 2014 आ रहा है, अब ये कह रहे मैडम आप कुछ मत करिए। 31 मार्च को उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप कल से 108 बार महामृत्युंजय जाप करते हुए आप शिवलिंग पे वो पानी चढ़ाएंगी। मैंने कहा मुझसे तो शुद्ध संस्कृत बोली नहीं जाती, मैं क्या करूंगी? तो बोले नहीं, करना तो आपको पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक पंडित को बात की, उससे कहा तू भी कर, और मैं घर पे रोज सुबह उठ के मैं 108 बार करती, पूरे महीने कर रही थी। इतने में मेरी एक कुलीग थी, काफी जूनियर, अभी भी वो जॉब में है, वो उन्हीं के ऑफिस में थी। वो यूं चिंता होके बैठी कि क्या है। तो बोले क्यों चिंता में हो? कहते हैं मेरे को मैडम का, शी वॉज जस्ट लाइक अ स्टूडेंट टू मी, कि मेरे को मैडम की बहुत चिंता हो रही है। तो मुझसे उससे बोले मैडम को कुछ नहीं होगा, उनकी डॉगी लेके जाएगी। और मेरी डॉग 3 साल की भी नहीं हुई थी। अचानक वो बीमार पड़ी, मैं हॉस्पिटल लेके गई। उससे पहले के मैं बताऊं, जो वो समय था, मैं वॉक पे जा रही हूँ, अचानक गिर जाऊं, चश्मा हो जाए, और बट आई एम सेफ। एक बार मैं कार लेके आ रही थी, इसी फ्रेंड को छोड़ के घर आ रही थी, तो मेरी कोई गलती नहीं, सामने से एक ट्रक जो थी बिना इंडिकेटर देखे हुई, तो मेरे और उसकी ऐसे भिड़ंत हुई। पर मैं स्लो थी, भगवान की कृपा से, जिसने फिर वो चला गया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं अपने आधा किलोमीटर पे ही मेरा घर था। मैं जब पहुंची और मैंने अपने कुलीग्स को फोन किया, वो आए, मैडम आपको क्या, आपकी गाड़ी देखे तो कोई ये कहेगा आप बची नहीं होगी। मैंने कहा ऊपर वाला की बात है, मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मैं जयपुर गई, ऑफिशियल पे गई, अपने जो सुमो होती है उसमें थी। मेरा ड्राइवर था, मेरा कुलीग था, मेरे डायरेक्टर की जो थी बहू और उसकी ग्रैंड डॉटर, वो मेरे पास पीछे बैठी। हम लोग वहां से आ रहे थे जयपुर से,
और आराम से चल रहा था। 5 किलोमीटर अपना बीकानेर रह गया था कि एकदम क्या देखते हैं कि एक गायों की भीड़ आई, और वो भीड़ आई और इतने में जो गाड़ी थी वो एकदम टकरा के और उलट गई। तब मैंने देखा, मैं तो बाहर हूँ और जो पास में बैठी थी वो भी बाहर थी, पर मैं तो उठ गई एकदम, और मेरे खरोंच भी नहीं थी, और मेरे साथ में जो थी उसका थाई छिल गया था, बच्ची के चोट आ गई थी। इतना मेरे कुलीग आगे बैठा था, वो आया, मैडम आपको, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, हमें इसको देखना है। हमने फिर सबसे पहले क्या किया, उसके इन-लॉज को फोन किया और हम हॉस्पिटल गए। मैं जो कि गिरी थी और इतनी मोटी हो गई, ईश्वर की दया से, और वो भी नेशनल हाईवे था कि हमारे पीछे से भी कोई गाड़ी आके हमें कुछ कर सकती थी, पर जाको रखो साइयां मार सके ना। और उसमें जो थी मैं बच गई, और मैंने हॉस्पिटल में उसे भागते दौड़ते ये, और मैं आपको बताऊं, आई वॉज ऑल सेफ। पर 3 दिन में मेरी डॉग को ऐसा हुआ, मैं वहाँ वेटनरी कॉलेज था, एट दैट टाइम आई वाज डीन। वेटनरी में गई और वहां पे सारे बोले कि मैडम आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं करना। तो बोले नहीं आप जाइए, मैं उसी के पास रहती हूँ, वो मेरी। इतने में उसने, डॉक्टर ने वहां पे जो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि इसका, मैंने कहा नहीं। इतने में मेरे पियोन को करा था, उसने कहा मैडम आप आ जाइए, ये लोग ले जा रहे हैं। मैं वहां गई, उसको घर ले आई, और उसने घर आके उसने प्राण त्याग दिए, और मेरा वो समय निकल गया। और मैंने कईयों से पूछा तो बोले हाँ, और पंडितों से भी तो बोले हाँ, महामृत्युंजय जाप बहुत बड़ा जाप होता है, और उसमें अपना घर का जान बचा, अगर गाय होती या डॉग था, वो आपके कष्टों को ले गया। तो आज भी मैं सिहर जाती हूँ और अपनी हेम को याद करती हूँ, जिसको मैंने अपने थर्ड चाइल्ड की तरह रखा था। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा बच्चे ने खरीद के दिया था, वो मेरे बच्चे से भी ज्यादा प्यारी थी, पर वो मेरा सारा कुछ, मेरे कष्ट वो ले गई, और आज आपके सामने मस्ती करने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई। ये मेरी सच्ची कहानी है, और मैं कभी एस्ट्रोलॉजी को ऐसा नहीं मानती थी और ऐसा नहीं समझती थी, पर ये वाकई मेरे साथ हुआ है। हमारी एस्ट्रोलॉजर सुनीता भी बता सकती हैं कि मां मृत्युंजय जाप में क्या बड़ी शक्ति होती है। नमस्कार। सही में अर्चना जी, आस्था में बड़ी शक्ति है, और हमारे जो वैदिक मंत्र हैं वो तो विशेष तौर से बहुत शक्तिशाली हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि उन्हीं के द्वारा सारी समस्याओं का हल करते थे। अब मैं आपके सामने साहित्यिक रुचि वाली, डांस गायन में सक्रिय बीना बहन को बुलाती हूँ। आइए बीना बहन, आप अपने जीवन के कुछ सच्चे अनुभवों को हम लोगों के साथ शेयर करिए। आइए। सभी को मेरा नमस्कार। मधु जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि जीवन में खट्टी मीठी और तीखी सब तरह की यादें होती हैं, जो हमें थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने, थोड़ा अपने आप में मस्त होने के लिए आती रहती हैं वो यादें। तो मैंने भी सोचा कि अभी देश विदेश काफी घूमना होता रहा है, तो 1992 की बात है। वैसे तो कई तरह के संताप आदमी को आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, जैसा भी इनकी बातों से भी लग रहा था अर्चना जी के। तो कुछ संकट आगे चले जाते हैं और कुछ फिर याद आते रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग लंदन गए थे एसओटीसी के साथ, और मेरे साथ मेरे 3 बच्चे भी थे। और हम लोग पहुंचे वहां, हमारे पास कैश के तौर पे जो कुछ आना था वो कुछ रुक गया था, और उसने कहा लंदन जाइए, बैंक वाले ने कहा आप लंदन जाइए, वहां जरूर पहुंच जाएगा। फिर वहां हमने जो जरूरी था उतना पैसा दे दिया, थोड़ा सा बचा के भी रख लिया। पर एक गुजराती सज्जन समझ गया कि 3 बच्चे हैं इनके साथ, तो उसने कुछ $500 हमें उधार दे दिए। वो बम्बई से ही थे। खैर, तो हम लोग का काम चल रहा था। फिर हमें अंत में पैसा मिला स्विट्जरलैंड में, आधी यात्रा हो चुकी थी तब। पर असली असली जो बोलते ना, धोखा देने वाली स्थिति आई हमारी यहाँ लंदन में। तो हम वापस आ गए, और मेरे पति को जाना था लंदन से ही दूसरी कोई कॉन्फ्रेंस में, पर पहले 2 दिन बचे हुए थे तो हम लोग रुक गए थे। और उनको कहीं लंदन दूर जाना था, कोई पार्टी से मिलने के लिए। तो बच्चों के साथ मैं, क्योंकि बोर हो रहे हैं, तो उनको लेके गई मॉल में। मॉल उस समय भारत में नहीं थे, और ना हम लोग के पास वो मोबाइल फोन थे।
तो बच्चे लोग देख रहे थे चारों तरफ, नए नए वहाँ खेल चल रहे थे, माइंड शो हो रहे थे, तो वो सब देख रहे थे। और मैं एक ऐसे बैंक का था, काउंटर नुमा, पर अंदर था जैसे कोई दुकान के अंदर हो। वहां मैं जाकर देख रही थी एक्सचेंज, पौंड के, डॉलर्स के, इंडियन मनी के साथ में एक्सचेंज का दिमाग लगा रही थी कि बचे हुए 1-2 दिन में क्या क्या कर ले सकते हैं। और एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें एक बंदा बैठा था, और अचानक से वो चला गया होगा, खिड़की बंद थी और मैं ऊपर ही देख रही थी। बच्चे नीचे रेलिंग से नीचे कुछ खेल हो रहा है वो देख रहे थे। अचानक एक बच्चा 9-10 साल का चिल्लाता हुआ बोला, आंटी शटर इज कमिंग डाउन। तो मेरा ध्यान बिल्कुल, उसको चिल्ला के बोला तो गया उधर, और मैं शटर की तरफ देखी तो आधे से ज्यादा नीचे आ चुका था। तो अगर आज की उम्र होती तो पता नहीं मैं क्या कर पाती। उस समय अवस्था के अनुसार शरीर में लोच था, मैं झट से लेट गई और बाहर निकल गई उस शटर से, उसके बोलते ना कारागार से बाहर आ गई। फिर मुझे 1-2 मिनट के लिए एकदम धक से बैठी रह गई कि ये क्या हो रहा था, क्या होने वाला था। और वो बच्चे को मैंने पुचकारा और सोचा उसको क्या दूं क्या दूं, इतने में तो भाग गया क्योंकि उसके माँ बाप थोड़ा आगे निकल गए थे। और फिर मैं सोचती रही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, क्या क्या हो जाता। मेरे पति तो वहां हैं, उनको पता ही नहीं, मेरे को उसकी कंपनी का नंबर भी नहीं मालूम है, कोई एड्रेस नहीं पता है, और मैं अंदर रह जाती तो ये बच्चे क्या कर लेते, कैसे घर जाते, क्या होता। और विभिन्न तरह की चिंताएं मन के अंदर घूम रही थी। थोड़ी देर के लिए अधमरे हो गए थे। पर भगवान की कृपा देखिए, वो बोलते ना कि क्या जाने कई वेश में नारायण मिल जाए, वो बच्चा कृष्ण रूप में आ गया। पता नहीं क्यों उसने चिल्ला के बोला, नहीं तो शायद मैं इतने भीड़ भाड़ के हल्ले में सुनती भी नहीं। उसने चिल्ला के बोला और मेरा दिन सुधर गया, जीवन सुधर गया। एक नए अनुभव से बच गई, जो कि शायद बुरा ही होता। तो ये सब बातें याद आती है तो मन में ऐसा लगता है कि भगवान हमें धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना, चिकुटी भी काटते हैं कभी कभी, कि जीवन में सब सुख सुख नहीं है, कुछ तीखा भी होता है। यही मेरी कहानी थी। थैंक यू। बहुत अच्छा बीना जी, हमें तो ऐसा लगा कि हम आपके साथ लंदन में उस समय मौजूद थे जब आपके साथ ये वाकया हुआ। अब मैं डॉक्टर रितु, जो कि सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट हैं और अच्छी डांसर भी हैं, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना कुछ रोचक प्रसंग सुनाए अपने पेशे से संबंधित। आइए रितु जी। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबने कहा कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादें रहती हैं। हम डॉक्टरों के जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि कई बार लगता है कि कैसे हो गया, हमें नहीं पता। और मेरे ख्याल से मैं सबसे सबसे यही कहती हूँ कि एक डॉक्टर से ज्यादा उस सुपर पावर पे विश्वास करने वाला और दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम जब भी, मैं पर्सनली मैं बताती हूँ कि मैं जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती हूँ तो पहले हाथ जोड़ के उसको नमन करती हूँ कि मेरे हाथ से कभी कुछ गलत मत होने देना। ये किस्सा मैं सुनाती हूँ, जब मैं 1996 में एमडी गायनी करके आगरा से दिल्ली आई थी। हमने नई नई प्रैक्टिस खोली। मेरे हस्बैंड के कोई जानकार सज्जन थे जिनकी वाइफ थी, उनका वो प्रेगनेंसी थी उसको अराउंड 8 मंथ्स। तो वो सज्जन कहने लगे जी आप ही मेरी वाइफ की डिलीवरी कीजिएगा। जब मैंने उनकी जांचें करी तो पता चला शी वाज सफरिंग फ्रॉम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब यह है कि शरीर के हर अंग में ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु मौजूद थे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो लेडी 1 महीने से ज्यादा सरवाइव भी कर पाएगी, और यहाँ वो मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उसकी डिलीवरी कराऊं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है इनको ट्रीट करने के लिए, आप कृपा करके इन्हें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। लेकिन पता नहीं क्या विश्वास, क्या ट्रस्ट था उस व्यक्ति को मेरे ऊपर। कहते नहीं जी, और मैं भी इतनी यंग थी कि जस्ट पीजी करके ही तो आई थी, लेकिन नहीं, वो अड़ा रहा कि नहीं जी डिलीवरी तो आपने ही करवानी है, आप चाहे कैसे ही करिए। खैर ईश्वर, वही ईश्वर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर उसका ट्रीटमेंट करती रही। और हमारे जो, मैंने अपना नर्सिंग होम खोला था उस समय, उस
ऑपरेशन थिएटर की पहली सिजेरियन वो थी। बिटिया पैदा हुई, वो लेकर के उसको हम, मेरे घर के सामने बिल्कुल मंदिर है काफी बड़ा, वो वहां पर उस बिटिया का नाम उसने नामकरण ऋतु के नाम से किया। मेरे तो आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे वो बच्चा और वो माँ दोनों बच गए। और आज भी वो बिटिया आती है मेरे पास, इस समय वो करीब 30-31 साल की है, और सच में उसको देख के मैं विश्वास नहीं कर पाती कि ये मेरे हाथ का बच्चा है। तो ऐसे ही जो हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी शायद हम भूल ही नहीं पाते। ऐसी एक दूसरी घटना है, बहुत रीसेंट है, ये मेरे अपने परिवार से संबंधित है। मेरे फादर इन लॉ, मेरी बेटी की शादी हुई अभी 28 नवंबर लास्ट ईयर। उसके बाद हम लोग शादी करके लुधियाना से वापस आए और मेरे फादर इन लॉ गिर गए 4 दिसंबर को। आईसीयू में एडमिट कर दिए गए, यहाँ एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। ही वॉज देयर ऑन वेंटिलेटर फॉर 3 months। हम में से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आएंगे। एक दिन मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड से कहा कि पता नहीं क्या होने वाला है, हम ना इनको घर ले जाते हैं, कम से कम अपने घर में जो भी कुछ होगा तो एक आदमी को एक संबल रहता है कि मैं अपने घर में हूँ, यहाँ ट्यूब्स लगी हुई हैं, कोई है, हम लोग में से कोई हो नहीं पाता है, अंदर कोई जाने नहीं देता था आईसीयू में। जिद करके मैं एम्बुलेंस से उनको घर ले आई। हमने यहाँ पे अपने घर में एक आईसीयू बनाया और उनको घर ले आए। जैसे ही उनको घर लेके आए उनकी आंखें खुल गईं, जो कि 3 दिन से ही हैड नॉट ओपन्ड हिज आईज। क्या उस घर के माहौल में क्या उन्हें लगा, क्या उन्हें वो लगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आज इतने महीने हो गए, आज वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि आज भी हम लोग आईसीयू सेटअप रखते हैं, एक स्टाफ नर्स 24/7 उनके साथ होता है, 2 व्यक्ति उनके साथ होते हैं कि वो दोबारा गिर ना जाए, चल फिर ठीक पाए। लेकिन क्या ईश्वर की माया है, इसको सच में मैं किसी को बताती हूँ तो सब वही कहते हैं कि मिरेकल हो गया, शायद रीबर्थ है उनका। और इस 28 नवंबर को आने वाली 28 नवंबर को वो पूरे 90 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये तो मेरे अपने परिवार की एक कहानी है। मैं इसी के साथ अपनी कहानी बंद करती हूँ। थैंक यू मधु जी। बहुत अच्छा रितु जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया हम लोग को, जो अक्सर डॉक्टरों के साथ होता रहता है। वो इस तरह के मिराकिल अपने हॉस्पिटल में अक्सर उनके सामने आते रहते हैं कि कोई पेशेंट एकदम ज़्यादा सीरियस हो गया और फिर वो जीवित, उन्होंने बचा लिया उसको। डॉक्टर भी सोचते हैं कि ये नहीं बच पाएगा, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से बच जाता है। और एक मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, कहते हैं 3 हार्ट अटैक के बाद कोई जिंदा नहीं बचता है। मैं 4 हार्ट अटैक आए मुझको, 2 घर में और 2 हॉस्पिटल में, और मैं फिर भी आपके सामने हूँ। तो ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है। वो चाहते थे कि मैं कुछ समय आप लोगों के साथ रहूं। डॉक्टर भी मुझे देख के बड़े निराश थे कि ये तो मुश्किल है बचना इनका, लेकिन मैं आज हूँ आपके सामने। तो अब मैं आपके सामने अपनी आशा बहन को, जो कि एक बहुत कुशल वक्ता है और अब कुछ समय से हमारी डांस क्लास में भी आने लगी है, उनको बुलाऊंगी कि आप आइए और ईश्वर के प्रति आस्था के जो आपने अपने जीवन में दृश्य देखे हैं उनको हम लोग के साथ शेयर करिए। आइए। सादर और सस्नेह प्रणाम। मधु जी, आपने कहा कि 4 बार जी। हार्ट अटैक आया, मतलब दिल इतना जोर से धड़क रहा है आपका। ये खुशी है कि आपने हमें बुलाया और हम चले आए, ठीक है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे कुछ वाकये हुए होंगे। परसों जब उन्होंने 2 दिन पहले फोन करके बताया कि मैं मधु बोल रही हूँ जीएससी, मैंने बोला हाँ, इनको तो मैं देखती हूँ डांस क्लास में, बहुत अच्छा, मतलब कि, और ये बुला रही है, हाँ मुझे कर रही है। तो ये बात है जिंदगी की अपनी। और कई पड़ाव ऐसे होते हैं कि जो यादगार, जैसे ही इनका फोन रखा मैंने, मेरी बेटी ने पूछा कि किसका फोन था, वो कुतूहल होता है ना, उत्सुकता कि किसका फोन था, क्या हुआ।
मैं बोली कि ऐसे कोई घटना, सत्य घटना जो छू गई हो बात करनी है। तुरंत में उसने भी बोला और मुझे भी लगा कि इससे बड़ा क्या किस्सा हो सकता है। बोली मम्मी तुम तो मौत की मुलाकात करके वापस आई हो ना, तो वही बता दो। तो मुझे लगा कि चलो बेटी ने जो कहा है, मौत की मुलाकात कैसे हुई, और अभी भी डॉक्टर रीतू ने सामने से कहा है, तो मुझे ये जो है जिंदगी का पुनर्जन्म जैसे हो गया। दिनांक है 4 फरवरी 2004, 4 फरवरी 2004, एंड समय है दोपहर में 12:39, जो विजय मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त वगैरह कहा जाता है। मैं तो ज्यादा मानती नहीं, लेकिन उस समय को बहुत अच्छा माना जाता है वो समय। पेशे से मैं मास्टरानी हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तो कॉलेज में ये होता है ना कि इंडस्ट्रियल विजिट, एक्सपोजर विजिट, जो भी कहो विजिट करके, फैक्ट्री विजिट, हंगामा करना चाहिए। बेसिकली ओवरनाइट होने का जवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, और मैं भी उनमें से हूँ। तो स्टूडेंट्स को लेके हम निकले थे सिलवासा। दोज ऑफ यू नो सिलवासा यूनियन टेरिटरी, गुजरात की बॉर्डर के पास में है। और वहाँ पेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की फैक्ट्री विजिट करनी थी, रिपोर्ट बनाने थे, रिसर्च करने थे। कुल मिला के 2 दिन, 1 ओवरनाइट 2 डेज प्रोग्राम था, कि जो एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए। मैनेजमेंट के स्टूडेंट से हमने काम पे लगा दिया कि चलो आपको हर ग्रुप को 5-5 पर हेड फैक्ट्रीज विजिट करनी है, रिसर्च करना है, और उनके पोल्यूशन का आपको अंदाज लगाना है, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट भेजनी है मिनिस्ट्री में। काम जल्दी कर लोगे तो नेक्स्ट डे इंसेंटिव मिलेगा, कि आपका अगर रिसर्च का टारगेट पूरा हो गया तो हम आपको घुमाने लेके जाएंगे। जवान बच्चे थे, जोश में आके उन्होंने काम पूरा कर दिया पहले ही दिन। और हम ठहरे थे लाइक रिसोर्ट में, और जिस रिसोर्ट में ठहरे थे उसने पहले दिन खाने में गुलाब जामुन वगैरह मीठा खिला दिया। हमने बोला अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप गुलाब जामुन हलवा क्या खिला रहे हो, आइसक्रीम भी नहीं खिला रहे हो। बोले मैडम कल आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, कल के खाने में आपको आइसक्रीम जरूर खिला देंगे। हो गया। दूसरे दिन हम टारगेट पूरा करके इसके लिए सैर करने निकले, साइट सीइंग, बोटिंग वगैरह करनी है। वहां दूधनी नदी है, दूधनी नदी में अच्छे से बोटिंग वगैरह किया, वापस चले आ रहे थे। बस में जहां भी जाते हैं हंगामा मचाना अपना काम है, जवानों के साथ में है। तो हम गाना गा रहे थे, अंताक्षरी, पहले थीम बेस था, रीजनल वगैरह गा लिए। फिर बोले चलो देशभक्ति वाले गाने गाते हैं। तो मुझे याद है कि हम गाना जोर जोर से, और मैं लीड कर रही थी, बुरी नजर ना दुनिया हम पे डालो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी वाला गाना जो था जोश में, उतना ही मुझे याद है। उसके बाद में धड़ाम, धड़ाम क्या हो गया। जब मैंने आंखें खुली तो मैं बीच रास्ते थी। मेरे शरीर से खून निकल रहा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आसपास जो थे वो 20, 25, 30 मेरे स्टूडेंट्स वो रास्ते पे खून में लथपथ हुए, पूरे एब्सोल्युटली ड्रेंच्ड इन द ब्लड। लाल लाल लहू दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं। और मेरे बच्चे वहां पड़े हैं। मानिए मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वो जिंदा है या नहीं। हम 2 प्रोफेसर थे, कोऑर्डिनेटर एक जवान लड़का था, प्रोफेसर शाइक, जो मेरा पहले एक स्टूडेंट रहा था। तो एक्चुअली ही वाज इन चार्ज, आई वाज जस्ट अकम्पनिंग फॉर द फन। मुझे ये पता तुरंत में ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है, देखना चाहिए कि ये लड़के लड़कियां जिंदा है या नहीं। रितु जी मानिए आप डॉक्टर हो, मुझे ये नहीं पता चला कि मैंने उनकी नाड़ी देखनी चाहिए कि वो जिंदा है। मैं उनके हाथ ऐसे उठा रही थी और छोड़ देती थी कि अपने आप में हाथ छूट रहा है, जिंदा है या नहीं। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ गई, वहां पुलिस आ गई, मीडिया आ गए, और मुझे ये पता था कि वहां क्या हेल्प मिलेगी पता नहीं। अस्पताल में लाइफ बचानी है, जिंदगियां बचानी है, टू सेव द लाइव्स। वहां खानवेल में एक सिविक हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट वाला, वहां पहुंचा दिए। सिलवासा की एक हॉस्पिटल, वापी की हरिया हॉस्पिटल में क्रिटिकल केसेस। लोगों को ये नहीं पता था कि मैं कांटेक्ट कैसे करूं। कांटेक्ट करने के लिए जो बस थी एक्सीडेंट से खाई में पड़ गई थी, उसमें मेरा पर्स, और उस पर्स में कांटेक्ट की डायरी। पर्स निकालेगा कौन। एक बंदे ने हिम्मत की और बोली मैं निकाल के आता हूँ। बस में वो जो लटकी हुई बस थी उसमें अंदर घुसा, पर्स निकाली, कांटेक्ट नंबर, और हम पहुंच गए रिसोर्ट पे। फर्स्ट चैलेंज, पुलिस वाले 1000 तरह के प्रश्न पूछने लगे, किसकी जिम्मेदारी, क्या हुआ, ड्राइवर ने दारू पिया था कि किसकी गलती थी वगैरह। दूसरी तरफ एडमिशंस टू द हॉस्पिटल्स, उसमें सारी जिम। तीसरी तरफ एडमिशन हो गया तो मीडिया वालों की परेशानी। 3 घंटे के बाद में मुझे याद आया कि मुझे कॉलेज में तो इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने कॉलेज में फोन लगाया, हमारे प्रिंसिपल पद्मनाभन ने फोन उठाया, एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन। उन्होंने मुझे कहा, is it Mrs. Gala speaking? I'm Asha Gala. So he used to respectfully call me Mrs. Gala.
I said, yes, sir. He said, I can't believe you are speaking. I said, yes, sir. What happened? He said, no. But बहुत घबराते हुए लेकिन संकोच से उन्होंने कहा, but we heard the news. मीडिया ने ये फैलाया था टेलीविजन पे कि दूधनी नदी में SIS कॉलेज के 22 लोग डूब के मर गए हैं और उसमें उनकी प्राध्यापिका आशा गाला भी थी। तो उन्हें सदमा लगा कि ये न्यूज सच्ची है या मैं बात कर रहा हूँ आशा गाला। देखिए इस हालत में तो, और वहां पेरेंट्स के फोन आने लगे कि हम लोग आ जाते हैं, हमारे बच्चे कैसे है। आई हैड टू मैनेज 5 डिफरेंट डायमेंशंस इन वेयर व्हाट टू डू वाज अ मेजर प्रॉब्लम, बट आई थिंक एक्सपीरियंस और भगवान। मुझे एक ही याद आया, हमारा नवकार मंत्र। हालांकि मैं बहुत नास्तिक हूँ, मानव धर्म में ही मानती हूँ, कभी पूजा पाठ की नहीं है और अभी भी नहीं करती, लेकिन उस समय मुझे नवकार मंत्र का स्मरण हुआ। मेरे एक पैर से चप्पल निकल गई थी, वहां से एक आदिवासी महिला आ गई, उसने अपनी चप्पल 20 रुपये की खरीदी हुई मेरे पैरों में पहना दी। मेरे आंख में आंसू थे कि ये महिला मुझे 20 रुपए की अपनी चप्पल दे रही है। तो बोली, नहीं मैडम, आप नंगे पाँव नहीं जा सकते हो, हम लोगों को तो आदत है। ये इंसानियत वाला धर्म था। नवकार मंत्र ने बचा रखा। आगे के चैलेंजेस तो बहुत थे, वहां से कैसे वापस लाना बच्चों को, क्या मतलब कि वो बस तो वापस नहीं आ सकती है, टूट गई, नेक्स्ट बस को हम विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों ने बताया। हड्डी टूटी हुई को ट्रेन में कैसे लाया जाए, प्राइवेट बसेस कितनी, 3 एम्बुलेंस लेके मैं आई। वहां के रिसोर्ट वालों को पता चला तो उन्होंने पैसे जुटाए। रिसोर्ट में आइसक्रीम हमारे लिए तैयार था, लेकिन रिसोर्ट बन गया पूरा बिछाना वाला अस्पताल जैसे बन गया। लेकिन सब सही सलामत, रात को मैं 2:30 बजे 3 एम्बुलेंस लेके आई। एक बीच में मजेदार किस्सा हो गया कि इसके बीच में भी एक यंग लड़की और लड़के का प्यार चल रहा था, और वो लड़की अस्पताल में भर्ती हुई थी। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, हमें डिस्चार्ज नहीं लेना है। मैं बोली, मैं यहाँ नहीं रुकवा सकती आपको, सबको मुझे बम्बई अपने घर पहुंचाना है। लेकिन उनको इश्क लड़ाना था, इसका और अच्छा मौका कहाँ मिलेगा करके उन्हें घर नहीं जाना था, तो उनको भी मुझे पटाना पड़ा। तो ऐसी ऐसी यादें कि जो नवकार मंत्र ने बचा लिया, कि जहाँ डर था, संकोच था, मीडिया को मैनेज करना था, पुलिस को जिम्मेदारी से जवाब देने थे, एम्बुलेंस से लेके आना था। जेब में सिर्फ 4,000 रुपये थे, लेकिन वापी की हरिया हॉस्पिटल ने शायद प्रोफेसर आशा गाला का नाम सुना था, तो बिना पैसे लिए उन्होंने एडमिट कर लिए थे मेरे स्टूडेंट्स को। और फिर तो जब मैं रात को 2:30 बजे 3 एम्बुलेंस और एक दूसरी बस लेके आई, तो हमारे सायन जैन सोसाइटी जो बम्बई से वाकिफ है, वहां पूरा एरिया, मतलब कि करीबन 18 से 20,000 लोग हाजिर थे हमारा स्वागत करने के लिए, जिसमें मेरी माँ, बहन और मेरी 13 साल की बेटी भी मेरा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे ये पूछा कि आप भी खुद तो लहू से, ब्लड से फुल हो, आपने अपना इलाज नहीं कराया? मैंने बोला, मेरा इलाज वही था कि मेरे बच्चे सही सलामत घर पे पहुंच जाए, और ये शायद उस नवकार महामंत्र का ही प्रताप होगा, ये आज मैं मानने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशा जी, आपने तो हम लोगों को ऐसा सुनाया जैसे लग रहा था कि आंखों देखा हाल है। बहुत ही सजीव तरीके से आपने हमें उस घटना का वर्णन किया। और अब मैं अपनी सीमा बहन को बुलाना चाहूंगी, जिनको नाटक, कहानी और कविता के द्वारा हम लोग अक्सर, वो हमारे बीच में रहती हैं, तो अब उनसे मिलिए, देखिए वो क्या कहती हैं। आइए। हो गए? सभी गुड। श्रोताओं को और प्रतिभागियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मधु जी ने कितना सुंदर टॉपिक दिया है कि हमारे मन में दबे हुए पता नहीं कब कब के किस्से निकल रहे हैं। जैसा किसी शायर ने भी खूब कहा है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। हम सबकी झोली में अनगिनत खुशी और दुख के पल होते हैं जो हमारे साथ ताउम्र चलते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बहुत पुरानी घटना है, करीब 15-20 साल पुरानी। मेरी दीदी की बेटी की शादी तय हुई, लेकिन हम सब लोग इस शादी को करना नहीं चाह रहे थे उस समय, क्योंकि उससे 5-6 महीने पहले ही मेरे इकलौते भाई की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो हम सब लोग अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए थे।
लेकिन रिश्ता हो चुका था और कुछ ऐसी कंडीशन थी कि जो ग्रूम था उसे जल्दी ही यूएस जाना था। तो हम सब बहुत ही बुझे बुझे मन से, लेकिन बेटी को ये दिखाने के लिए कि हम सब खुश हैं, खुश थे। तो बारात के आने का वक्त हो गया था, बारात आई और जो दूल्हे वाले थे वो सब लोग बहुत नाच गाना कर रहे थे, खुश थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो उन सब की खुशी पर कोई सीमा नहीं थी। पारावार में जो दूल्हे के पिताजी थे वो बहुत अच्छे से नाच रहे थे, गा रहे थे, मतलब एक खुशी का माहौल था। हालांकि हम लोगों के दिल पर तो एक बोझ ही था। फिर अचानक क्या हुआ, जो मेरी दीदी के समधी थे उन्होंने मेरे जीजा जी को भी डांस करने का, नाचने का आग्रह किया, लेकिन मेरे जीजा जी ने मना कर दिया। लेकिन वो बार बार आग्रह कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने उन्हें खींच ही लिया। तो जीजा जी भी मेरे नाचने लगे। थोड़े से वो डांस किया तो थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो डांस करते हुए धड़ाम से गिर पड़े। और हम सब लोगों का तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे, एकदम हम लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे। मैं बहुत घबरा गई। मैं बिल्कुल अंदर से टूटी हुई थी कि मैं अपने भाई से छोटी थी और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो मुझे आप सब लोग उनकी कुछ कुछ उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे थे, शायद कोई डॉक्टर भी थे, वो भी आ गए। लेकिन मैं इतनी पागल थी कि मैं बड़ी सुपरस्टिशियस सी हूँ। मैं वहां से निकल पड़ी उसी में कि जब रोना धोना हो रहा था और मैं चलती चली गई। मेरे मन में क्या अचानक विचार आया कि अगर मुझे कहीं भगवान की कोई तस्वीर दिखाई दे गई ना, तो मेरे जीजा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये पागलपन की हरकत है, पर मैं ऐसी हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं आरती का दिया जलाती हूँ तो सोचती है इतने बजे तक जलेगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। पता नहीं, मुझे लगता है मेंटली तो मैं कहीं डिस्टर्ब नहीं हूँ। लेकिन मैं निकल गई और अंधेरा हो रहा था। वो जो फार्म हाउस था बिल्कुल शहर से बाहर था, तो वहां तो कुछ आबादी होने का या किसी के होने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैं चलती चली जा रही थी, दो रास्ते आए। अचानक मैं सोचती थी मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब तभी मैंने देखा एक छोटा सा बिल्कुल अबोध बालक एक टूटी फूटी सी कोठरी के सामने बैठा रो रहा था। तो मैं उत्सुकता वशु से देखने लगी कि बच्चा इतनी रात में क्यों रो रहा है और क्या इसे कोई देखने वाला नहीं है। जिस दरवाजे पर वो बैठा था उस पर एक फटा सा पर्दा लटका हुआ था। मैंने अंदर पर पर्दा हटाकर अंदर झांका तो उसके बिल्कुल पीछे सामने दीवार पर हनुमान जी की एक बड़ी सी कैलेंडर टंगी हुई। और उन्हें देखकर मेरे मन में इतनी शांति और मुझे लगा कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। और मुझे देखकर वो बच्चा भी चुप हो गया और मैं एकदम से वापस पलटी। जब मैं आई तो एक डॉक्टर अटेंड कर रहा था जीजा जी को। वो कुर्सी पे बैठे हुए थोड़े वीक लग रहे थे, थोड़े परेशान थे। दीदी भी मतलब आंसू पूछ रही थी, लेकिन जो परीक्षा की घड़ी थी, जो दुख की घड़ी थी, वो टल चुकी थी। और हम सब खुश हो गए और आगे का शादी का कार्यक्रम हुआ। तो ये घटना मैं जब भी सोचती हूँ, कुछ अच्छी बुरी हंसी की, ये जरूर मुझे याद आती है। मुझे लगता है कि ईश्वर खुद नहीं आया। अब मैं मसीहा किसे कहूँ, हनुमान जी को कहूँ या उस नन्हे से बच्चे को जिसने मुझे रास्ता दिखाया। हो सकता था मैं दूसरी सड़क पर मुड़ जाती, लेकिन उसने मुझे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और बुलाया और मुझे भगवान जी के दर्शन हुए। तो कहते हैं ना कि वो खुद नहीं आता, किसी ना किसी मसीहा को जरूर भेजता है। तो मुझे वो बच्चा आज भी याद है। अब तो बहुत बड़ा हो चुका होगा। और ये घटना मतलब मेरे जीवन को जब भी मुझे याद आती है झकझोर देती है और मेरा भगवान पर प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है। सबका धन्यवाद। ये पल मैंने आपसे शेयर किया। हम्म, बहुत सुंदर सीमा जी। और आपने जो हमसे शेयर किया, हमारी भी आस्था ईश्वर के प्रति तो हमेशा से रही है, लेकिन और बढ़ गई कि हाँ, सचमुच ऐसा मिराकिल करते हैं ईश्वर हम लोग के साथ। अब मैं अपनी नीलम बहन को बुलाना चाहूंगी, जो कविता और डांस के माध्यम से हम सबको हमेशा आनंदित करती रहती हैं और अपने चुलबुलेपन से। आइए नीलम जी, आज कुछ आप भी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बताइए हमें। मैम किसका नाम लिया, नेटवर्क इशू था। नीलम जी, नीलम बहन। आवाज नहीं आ रही है। नीलम मैम अनम्यूट कीजिए। सबको प्रणाम। हुई है वही जो राम रचि राखा। हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये किस्सा कोई तो क्या है, लेकिन हाँ एक बहुत दुखदाई और सिरन भरा ये घटना है।
टाइम ये कोई 30-32 साल पुरानी बात है, हम लोगों की सबकी शादी हो चुकी थी। बाबूजी शायद रोड क्रॉस कर रहे थे तो किसी स्कूटर वाले ने उनको हिट कर दिया। तो उस समय ना फोन वोन की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी कि मोबाइल होते थे कि एक दूसरे को पता चल जाए। तो जब हिट किया तो पुलिस केस बन गया। तो उनकी जेब में कैसे आई कार्ड था, तो किसी सज्जन ने आकर, मतलब दैविक शक्तियां हमारे साथ साथ जरूर चलती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी हम उपस्थिति को नकार सकते हैं। तो उसने आके सिर्फ ये बताया घर पर कि भाई ऐसे कोई सज्जन है और उनका एक्सीडेंट हो गया और पुलिस केस बन गया। और पुलिस कहाँ ले गई है मालूम नहीं, मम्मी घर में अकेली थी, अब किससे कहें क्या करें। तो भैया गए हुए थे स्टेशन पर, कोई आने वाले थे, अपने दोस्त के साथ गए थे। तो वहां से पता नहीं भैया को क्यों अजीब सा लगा, तो उन्होंने मम्मी को वैसे ही फोन किया कि मेरे को अजीब सा लग रहा है, मम्मी सब ठीक है ना। मम्मी बोलने लगी नहीं तुम घर आओ, बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है और मालूम नहीं वो कहाँ है। बोले ठीक है मैं आता हूँ। भैया घर नहीं आए, वो हॉस्पिटल घूमते रहे कि कहाँ कहाँ पर किस हॉस्पिटल में है, क्योंकि मोबाइल वाला चक्कर नहीं था, नहीं तो वो मोबाइल से पता कर लेते ये वाला हॉस्पिटल, यहाँ पेशेंट आया नहीं आया, कहीं नहीं मिल रहे थे वो। हिंदू राव के सामने से भैया गुजरे तो कहने लगे एक बार यहाँ भी देख लेता हूँ। तो इमरजेंसी में बाबूजी थे, बेहोश थे, पैर में चोट, हाथ में चोट थी। जो डॉक्टर ने बोला कि हमने हाथ और पैर का तो ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन अब आप इनको इरविन ले जाइए, इनके माइंड में चोट है। तो कोई नहीं, अब पुलिस केस था, हम इधर उधर कहाँ लेके जाते, तो वहीं पर उन्होंने ले गए। तो ये था कि एम्बुलेंस के अंदर बाबूजी ने खिड़की की जो विंडो है उसको पकड़ा हुआ था। उससे भैया को ये लगा कि बाबूजी के अंदर थोड़ा सा ये है, दिमाग में हलचल मच रही है कि मैं गिर ना जाऊं। वहां लेकर आए तो उन्होंने कहा जी ये तो पंत में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है पंत में भेज दीजिए। तो उस समय जब क्या होता है, कभी ऐसा होता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता। लेकिन मेरा ब्रदर थोड़ा सा बोल्ड भी है, तो उसको ध्यान आया कि ब्रदर जो मेरे बुआ का लड़का है ब्रिगेडियर जनरल है, इनमास में वो उस समय डॉक्टर थे। तो उनको फोन किया, उन्होंने कहा मैं आता हूँ। दिल्ली कैंट से वो इरविन पर आए, लेकिन पंत में वहां पर फोन नहीं किया था। उन्होंने फोन किया तो देखिए कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। फोन किया, जो सीनियर डॉक्टर था तो उससे बात हुई, तो उन्होंने कहा आप ले आइए। तो वहां पर लेकर गए हम लोग बाबूजी को। तो जो वो डॉक्टर था, किसी टाइम में मेरे भाई ने उसका इंटरव्यू लिया होगा, तो कहने लगे कि मैं तो आपको बंसल जी यहाँ तो पहचान गया, आप यहाँ तो इनकी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन अच्छा हो आप राम मनोहर ले जाओ, वहां की लैब हमारे यहाँ से अच्छी है। तो ठीक है, राम मनोहर में बात की। वहां भी डॉक्टर, तो खैर डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं और जानने वाले निकल भी जाते हैं। वहां बाबूजी का ट्रीटमेंट हुआ। 3.5 घंटे तक उन्होंने बोला कि माइंड में क्लॉट है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। 3.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने आकर बोला मैंने ऑपरेशन कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब आप प्रे कीजिए, मुझे नहीं मालूम आगे कितना ठीक होंगे नहीं होंगे, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ आप प्रे कीजिए। जो ये ऋतु ने बोला ना, हम प्रे करते हैं, सचमुच उन शक्तियों में बहुत ताकत है। अर्चना जी ने, ऋतु ने बोला सचमुच शक्तियों में ताकत है। तो 125 घंटे बाद बाबूजी को होश आया। तो भैया ने सोचा एक इनको पूछा कि आपको पेन और पेपर दूं, सिर्फ उन्होंने गर्दन हिलाई। तो उन्होंने दिया, तो वो लिखने को बोला, तो वो लेकिन लिख नहीं पाए, एड़ी टेढ़ी लकीरें वो खींच रहे थे। तो ये मालूम था कि मेमोरी उनकी लॉस हो गई है, या थोड़ा सा भी। लेकिन उनको संभलने में 5-6 महीने लगे, तब उनकी मेमोरी आई। तो इस तरह से ये घटना है या दुर्घटना है, लेकिन एक बहुत सुखद भी है कि जिसका जो अंत था वो सुखद था। हमारे फादर फिर भी 15-20 साल और उसके बाद जिए और अच्छी लाइफ में जिए। तो ये तो है ना कि कोई ना कोई है ऊपर जो डोर हमारी संभाले बैठा है, कोई है वही जो राम रची राखा। बहुत सही है नीलम। ईश्वर हमेशा पवित्र आत्माओं की सहायता करते हैं और उन पे अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखते हैं। मैंने देखा ये बहुत दयावान है ईश्वर हम सबके ऊपर। अब मैं आपके सामने अपने जीवन की एक घटना सुनाना चाहती हूँ
जिसको सुनकर सोचकर आज भी मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन अगर ये नहीं होता तो क्या होता। ये प्रश्न आज भी मेरे मन में आ जाता है। तो मैं उस समय बीएड कर रही थी और कालपी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और वहाँ पे उस समय कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, अब तो 2-2 डिग्री कॉलेज हैं। और वहाँ पर ऐतिहासिक नगरी भी है वो कालपी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया था और बीरबल और वेद व्यास की जन्मभूमि है कालपी। तो मैं वहाँ से बस द्वारा उरई जाया करती थी। 1 घंटे का समय लगता था बस से उरई जाने में। अब मैं वहीं रहती थी उरई में, लेकिन हर सैटरडे की शाम को कालपी आती थी अपने पेरेंट्स से मिलने, और मंडे की सुबह में लौट जाती थी वापस उरई। तो जुलाई का महीना था। मैं अपनी आखिरी क्लास अटेंड करके शाम को 6 बजे रिक्शे से जल्दी जल्दी बस स्टैंड को चली गई। लेकिन मौसम बहुत खराब हो रहा था, बहुत घने घने बादल छा रहे थे, लग रहा था अब बस पानी बरसने ही वाला है। लेकिन माता पिता से मिलने की उत्सुकता मुझे रोक ना पाई और मैं चली गई बस स्टैंड। वहां जाके मैंने देखा कि आखिरी बस बिल्कुल जाने के लिए तैयार खड़ी है और बस एकदम खचाखच भरी हुई है। हॉकी के कोई टीम थी जो उरई से कानपुर जा रही थी, उससे पूरी बस भरी थी और कुछ पैसेंजर भी थे। तो मैं ये देखकर आश्वस्त हो गई कि बहुत लोग हैं, और मैंने भी टिकट लिया और बस में जाके बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े थोड़ी दूर तो तेज बरसात शुरू हो गई। खैर, चलते चलते आगरा एक बीच में गांव पड़ता है। आगरा नहीं, सॉरी, आगरा नहीं, आटा। आटा एक छोटा सा गांव पड़ता है। आटा पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और गांव में छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे थे। वहां उस जमाने में लाइट नहीं थी, छोटे छोटे गांव में लाइट नहीं रहती थी। तो उसने बस जाके अपने स्टॉपेज पे रोकी आटा में। तो आटा में अचानक क्या हुआ कि 6-7 यात्री जो थे वो एक साथ बस से नीचे उतर गए, और वो पूरी टीम बैठी रही हॉकी की बस में, और मैं बैठी रही। इतने में एक मिनी बस वाला हमारी बस की बगल में आके आवाजें लगाने लगा, कानपुर कानपुर कानपुर, किसी को कानपुर जाना है तो इसमें आ जाओ, इस मिनी बस में मैं ले चलूंगा। तो उन खिलाड़ियों ने आपस में बात करी कि ये बस तो हर गांव में रुक रुक के जा रही है, बहुत समय ले रही है, तो चलिए हम सब इस बस में चलते हैं, मिनी बस में। तो वो लोग बस 5 मिनट के अंदर ही सब इकट्ठे उतरे और सारे मिनी बस में जाके बैठ गए। अब बस में केवल मैं, कंडक्टर और ड्राइवर। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही और चारों तरफ घनघोर अंधेरा। अब मैं तो डर गई, मैंने कहा कि मैं क्या करूं। इतने में मैंने देखा कि कंडक्टर उठा, वो ड्राइवर की सीट पे जाके उससे कुछ बात करने लगा। तो मुझे ऐसा शक हुआ कि मुझे देख के ही कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। तो बिना मैं समय को गवाए हुए मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मिनी बस वाला भी चल दे। तो मैं जल्दी से उतर के उस मिनी बस के ड्राइवर के पास जाके खड़ी हो गई और मैंने कहा भैया मुझे भी अपनी बस में कालपी तक छोड़ दीजिए, कालपी तक ले चलिए, जो भी रेंट होगा मैं आपको दे दूंगी। तो वो कहने लगा कि मेरी बस में तो एक भी जगह खाली नहीं है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया। अब मैं वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अब सोच रही है मैं कहाँ जाऊं, इतनी बरसात में, रात हो गई है। इतने में क्या हुआ कि वो जो हॉकी टीम बैठी हुई थी उनमें से एक लड़का उतर के बाहर आया और उसने कहा कि आप मेरे साथ आइए, और वो मेरे आगे आगे चल दिया और बस में आके बैठ गया मेरी वो। अब मैं भी, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, मैं भी उसके पीछे पीछे जाके बैठ गई। इतने में उसके साथी जो थे वो चिल्लाने लगे कि अरे तुझे तो पहली नजर का प्यार हो गया है, क्या हो गया है तुझे, क्यों जा रहा है इसके साथ, इधर आ इधर आ। अब उनमें से उनका एक फ्रेंड जो था वो उसको बस से उतारने भी आ गया कि नहीं नहीं तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, चलो मिनी बस में। कहा तुम्हें क्या मतलब है किससे कि कौन अकेला है कौन दुकेला है। तो उसने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं मैं इनको अकेले बस में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो बैठा रहा। उसके बाद उसने कहा ड्राइवर से कि चलो। हम कालपी तक आए, केवल आधे घंटे का रास्ता बचा था, आ गए।
तो जब कालपी में आके बस रुकी तो वो मेरे पास आया उठ के और कहने लगा कि आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं, घर तो शहर मेरा आ गया, घर तो मैं अपने आप अकेली चली जाऊंगी, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस खराब सिचुएशन में बचाया। तो आज जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो मुझे बरबस उसकी याद आ जाती है। और जबकि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे रियल कोई ब्रदर है ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मन में हमारा हमेशा उसका ख्याल आता है, उस लड़के का, कि उसने एक भाई से भी बढ़कर मेरी रक्षा करी। और कितना मतलब प्यारा लड़का था वो। मैं उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पाई, बस केवल उसको धन्यवाद दिया मैंने। तो ये सब ईश्वर की ही कृपा थी। अगर ईश्वर उसको ना भेजते मेरे पास तो शायद मेरा भी हाल बहुत बेहाल हो जाता। आटा और कालपी के बीच में बबूल का जंगल है और बहुत सन्नाटे वाला सुनसान रास्ता है वहाँ पे, बियाबान जंगल है वहाँ। तो इसलिए रास्ता किसी भी लड़की के लिए अकेले जाने लायक तो वो था ही नहीं। तो मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया। और यही घटना मैं आपको बताना चाह रही थी। और अब मैं अपने श्रोतागणों से आग्रह करूंगी कि उनमें से अगर किसी को कुछ घटना अपने जीवन की हम सारे साथ शेयर करनी हो तो वो आए और अपनी बात बता सकती हैं। और आप लोग अपना आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने व्यू भी हमें बताइए, जिससे कि हम आगे इसी तरह के और प्रोग्राम सोच पाए, अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्ट आया हो तो। सुनीता जी बोलिए। सुनीता जी अनम्यूट हाँ करिए। जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्ते। नमस्कार सबको। बहुत सारे चेहरे सारे जाने पहचाने ही लग रहे हैं। एक सब छोटा सा आपके अच्छे इंसिडेंट हैं। शेयर करूंगी। जी मेरा स्कैरी इंसिडेंट नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो है वो इंसान के रूप में आता है। जी मैं एक बार अपनी दिल्ली से गुड़गांव की घर में शिफ्ट कर रही थी। मेरा बेटा ट्रक में सामान लेके चला गया और मैं अपनी गाड़ी में जाना था। मेरे पर्स में कम से कम 1-1.5 लाख का कैश था। मैं उस टाइम ऑफिस का कैश भी हैंडल करती थी, तो मेरे पास वो सब कैश था। और जब आप शिफ्ट करते हैं तो आप छोटी छोटी गोल्ड की चीजें भी, ज्वेलरी भी सब अपने पर्स में डाल लेते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। चाबियां थी मेरे पास, अपने लॉकर की, अपने घर की, इधर की उधर की सब चाबियां थी। मेरी पासबुक, चेक बुक, क्रेडिट कार्ड सब कुछ उसी में था। तो मैंने हाथ में पर्स पकड़ा और मेरे बुटीक पास में था। मैंने कहा दोबारा आना पड़ेगा गुड़गांव से, चलो अपने कपड़े लेती चली जाती हूँ। तो काफी सारे लिफाफे होने के कारण मैंने लिफाफे अंदर रखे और पर्स मेरा नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं गाड़ी में बैठी ड्राइव करके चलने लगी। अभी मेरा बाई चांस उस पर्स के अंदर मेरा अपना आई कार्ड था ऑफिस का। मैं अभी थोड़ी दूरी पहुंची थी, लाजपत नगर से जीके की तरफ पहुंची थी, तो मेरे दिल्ली वाले ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड का फोन आ रहा था मुझे। तो मुझे लगा पता नहीं कोई क्लाइंट आ रहा होगा, फोन कर रहा है। मैंने फोन उठा के सीधा उसको बोला कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे बाद में फोन करना। तो नहीं नहीं मैडम रुकिए रुकिए, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा अच्छा बोलिए। मैंने साइड में गाड़ी लगाई, मैंने कहा बताइए क्या हुआ। बोलते मैडम आपका जो पर्स है ना वो गिर गया है वहां पे और एक लड़के को मिला है और वो बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि इसमें बहुत सारा कैश है, बहुत सारा सामान है, आप प्लीज उनको बोलो ले ले आके। आपका आई कार्ड उसमें था पर्स में, तो उसने वहां से नंबर ऑफिस का देख के लैंडलाइन पे फोन किया। फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे मेरा तो पर्स ही नहीं है। मैंने तो घर जाके पहुंचती तो चाबी भी उसी में थी। एनीवेज मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं वहां पहुंची, उसको फोन किया जहां वो खड़ा था। 15-16 साल का लड़का। मैंने उससे पूछा, कहता मैंने जब आपका पर्स गिरा था तो मैं वहीं था। और वहां पे आप मानिए वीकली मार्केट लगती है ना, मंडे मार्केट, ट्यूसडे, तो सैटरडे मार्केट लगी हुई थी। उसमें बड़ी बहुत भीड़ सारे रिक्शा वाले खड़े थे। 2 रिक्शा वालों ने देखा और इकट्ठे पर्स उठाया और आपस में लड़ने लगे कि मैंने लिया है मैंने लिया है। लेकिन उस लड़के की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, और जो कुछ भी कहिए, उसने उनसे जाके बोला कि ये तो मेरी मदर का पर्स है, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने उनसे पर्स लेके मुझे फोन किया। और जब उसने मुझे पर्स दिया तो मैंने उसको बोला कि बेटा मुझे अपना नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए,
मैं एटलीस्ट आपको एक थैंक यू नोट या कुछ भेज दूं। तो उसका जवाब था कि नहीं, आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी ऐसा ही करिएगा, उनको वापस दे दीजिएगा, मैं आपसे कुछ शेयर नहीं करूंगी। तो उस दिन से लेके आज तक मेरे हमेशा दिमाग में यही रहता है कि भगवान जो है जब आपकी मदद करना चाहता है तो वो इंसान के रूप में आके ही करता है। जी, और मन वैसे ही कर देता है चेंज, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान का और मन एक छोटे से बच्चे ने आपको कितना बड़ा लेसन सिखाया, आज भी वो शक्ल मुझे हमेशा याद रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत अच्छा लगा आपने आए आप। और मंजूश्री कोठारी, आप बताइए कुछ थोड़ा सा, 2-2 मिनट में बता दीजिए, उस थोड़ा इस टाइम में शेयर कर लीजिए। जी, अनम्यूट करिए अपने को, टीना अनम्यूट कर दीजिए, टीना। यस, थैंक यू। जी, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। आपको अच्छा, भी। मैं बता रही हूँ, मैं हैदराबाद गई थी। हैदराबाद मेरे नंदन के छोटे लड़के की शादी हो गई, फंक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम लोग वापस रिटर्न कलकत्ता के लिए कर रहे थे। इतने में वहां पे हड़कंप मच गया था। मतलब सॉर्बिटेट है क्या, सॉर्बिटेट है क्या, मतलब एक 4-5 लेडीज थी जो सबके पास जा जाके सॉर्बिटेट का पूछ रही थी कि भाई सॉर्बिटेट है क्या। तो सबका नो 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 नो। अरे भाई मतलब सॉर्बिटेट तो हार्ट पेशेंट के लिए होता है। अब ये कौन है पता नहीं अपने को, मतलब चलो हम भी देख के आते हैं। मैं भी वो लेडीज इन लोग के पीछे पीछे चली गई कि भाई देखो। आगे देखे छोटा सा कमरा, ऐसा ही मेरे रूम से भी बहुत छोटा कमरा है वो रिसोर्ट का जो कमरा था वो वाला बहुत छोटा। उस कमरे में इनफेक्ट फैन बंद, एसी बंद, खिड़की बंद, और सब लोग वहां जमा हुए हैं। और वो आदमी बेचारा खाली पसीने में लथपथ हुआ पड़ा है। तब जब मैं देखी ये चीज, एक्चुअल में मेरे को उस टाइम पे भी एक्यूप्रेशर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। तो देखी ये चीज तो मैंने लेके बोला भाई प्लीज थोड़ा एक तो खिड़की ये सब खोलो, एसी चालू करो, फैन फुल करो, और इस आदमी का जो बेल्ट है वो बेल्ट खोल दो। पैंट में बेल्ट पहना हुआ, बेल्ट खोलो, और शर्ट भी थोड़ा लूज कर दो यहाँ से। ठीक है। आप उनको एक जन को उधर जो पास में वो जो सर के पास में बैठा हुआ था, तो मैं बोली आप थोड़ा इस तरीके से पंपिंग करिए उससे हार्ट के आसपास। ठीक है, वो बंदा बेचारा करने लग गए, और मैं इधर पॉइंट्स दबा रही थी। टाइनी फिंगर ऑफ द टाइनी टो के नेल्स को ऐसे ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू दबाते हैं। तो हम दबा रहे थे, कर रहे थे, बट वो एकदम बेहोश था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बता नहीं पा रहा था कि उसके कुछ पेन है नहीं है। उतने में मेरा हस्बैंड भी मेरे को खोजते हुए आया कि भाई आगे देगा, तो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, तो वो भी बैठ गए। वो फिर फिंगर्स के, टाइनी फिंगर्स के वो पॉइंट्स को वो प्रेशर दे रहे थे। वो हाथ को दिए, मैं पैर को दे रही थी। तो ऐसे करके हम प्रेशर दे रहे थे, कर रहे थे। बोले रिसोर्ट के मैनेजर को बुलाइए, आप लोग नीचे बोले थे क्या। बोला कोई सुन नहीं रहा है। बोले ठीक है बुलाइए। वो बुलाए कि ये मैनेजर आया ऊपर। मैं बोली प्लीज कॉल फॉर एन एम्बुलेंस और अ डॉक्टर की भाई ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो फिर वो गया तुरंत, थोड़ी 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में डॉक्टर था, जो हार्ट की एम्बुलेंस होती है वो आई, उसमें डॉक्टर था। जब देखा डॉक्टर आ गया, सब हल्ला हो रहा था, तो हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग और पर किसी को अलाउ नहीं किया कि इनको दवाई देना, मतलब कोई दवाई मत देना, ये पॉइंट को दबा के रखिए। और जैसे हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड ने उसके फादर को बोला कि भाई आप लोग प्लीज इधर इधर इतनी भीड़ को हटाइए और हनुमान चालीसा करिए, पर आप इनको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि सबका रिटर्न था एक्चुअल में, कलकत्ता, कोई का गुवाहाटी, कोई का इंदौर, ऐसे रिटर्न। तो प्लीज आप इनको मत छोड़ के जाइएगा, बाकी सबको भेज दीजिए। और डॉक्टर आ गया, अब डॉक्टर चेक करेगा। डॉक्टर आया, डॉक्टर आके उनको फिर एम्बुलेंस में डाला किया, और
एम्बुलेंस में डाला किया और फिर उन लोग ले गए, हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए। रास्ते में मतलब while coming to कलकत्ता on the way ट्रेन में हमारे पास में मैसेज आता है कि वो लेडी को थैंक यू करो जिसने इनको दवाई नहीं दी और अपने बेस पे वो ट्रीटमेंट करी। अब उनके घर वाले मेरे को खोजते, वो ट्रेन में ही थे, तो वो मेरे को खोजते खोजते आए कि वो कहाँ पे है, वो आंटी कहाँ पे है। भाई आंटी तो सो रही है, सीधी बात है। बाद में जब मैं उठी तो मैं जिन लोग मेरे को बोले कि उन लोग तुमको खोजते खोजते आए, मुझे क्या बात हो गई, तो लेने वो तुमको बुला रहे कर रहे, ऐसे टेंशन नहीं है पर बुला रहे कर रहे। ठीक है, वहां जाके गई तो उन लोग मेरा हाथ पकड़ लिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब किस बात का थैंक यू? तो बोला नहीं, वो डॉक्टर ने ये मैसेज दिलवाया है, किया है। अब मजे की बात करूं, ट्विस्ट ऑफ टर्न, रिसेंटली हैदराबाद गई। अंजू जी, हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारा टाइम ओवर हो गया है, 6 बज गया है और मुझे प्रोग्राम समाप्त करना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू आपने शेयर किया जी। अब मैं आदरणीय अनीता जी व प्री टीना को तथा जीएसयू की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर मंच प्रदान किया, और सभी श्रोता बहनों को और जिन बहनों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपना अमूल्य समय देकर आपने हमारी बातों को सुना, हमारी किस्सा गोई का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। टाइम ओवर हो गया एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी।